मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और इस पुस्तक के हम 6ठे अध्याय को पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। और आज हम इस 6ठे अध्याय के भाग 4 यानी कि अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 6 के अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्नों से। तो हमारा पहला बहुवैकल्पिक बहुचयनात्मक प्रश्न है, भूमंडलीकरण का प्रभाव व्यक्ति या समाज व देश पर होता है। और हमारे विकल्प हैं बहुत कम, व्यापक, कम या बहुत व्यापक। तो हमारा सही उत्तर है भूमंडलीकरण का प्रभाव व्यक्ति व समाज व देश पर बहुत अधिक होता है। तो हमारा जो विकल्प है घ जो है सही उत्तर है। अगला बहुचयनात्मक प्रश्न है, भूमंडलीकरण प्रभावित करता है। तो भूमंडलीकरण किस किस को प्रभावित करता है? तो हमें विकल्प दिए गए हैं, सबको प्रभावित करता है, कुछ लोगों को प्रभावित करता है, ग विकल्प कहता है केवल व्यापारियों को प्रभावित करता है, और घ विकल्प कहता है केवल उद्योगपतियों को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर है सबको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार भूमंडलीकरण जो है सभी को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न बहुचयनात्मक प्रश्नों में तीसरा, भारत में बुनकर और उपभोक्ता दोनों चीनी और कोरियाई रेशम के धागे को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि। तो ऐसा क्यों है? तो इसका विकल्प जो है क कहता है चीनी और कोरियाई धागा सस्ता है, इस कारण इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ख विकल्प कहता है चीनी व कोरियाई धागे की चमक अच्छी है, इसलिए इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ग विकल्प है चीनी व कोरियाई धागा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। या घ विकल्प है उपयुक्त सभी सही बातें हैं। तो इसका सही उत्तर है कि यह सभी बातें जो है सही हैं। तो क विकल्प, ख विकल्प और ग विकल्प यह सभी जो है सही है, इस कारण घ विकल्प जो है उपयुक्त सभी सही है, इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न बहुचयनात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 4, गुजरात में गोंद इकट्ठा करने वाली औरतों का धंधा चौपट होने का मुख्य कारण क्या है? तो हमारे विकल्प हैं गोंद का निर्यात होना, ख है सूडान से सस्ते गोंद का आयात हो रहा है, इस कारण ऐसा हुआ, ग गोंद का अत्यधिक सस्ता हो जाना, या फिर घ उपयुक्त सभी सही है। तो गुजरात में गोंद इकट्ठा करने वाली औरतों का धंधा चौपट होने का मुख्य कारण है कि हम सूडान से जो है गोंद का आयात करने लगे, जो कि कैसा है? सस्ता है। तो इस प्रकार से ख विकल्प सही है, सूडान से सस्ते गोंद का आयात होना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, शहर में रद्दी बीनने वालों का रोजगार कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो हमारे विकल्प है विकसित देश में रद्दी की मांग घटना, ख विकल्प है विकसित देशों से रद्दी कागज का आयात होना, ग विकल्प है विकसित देशों को रद्दी का निर्यात होना, और घ विकल्प है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ख विकसित देशों से रद्दी कागज का आयात होना जो है शहरी क्षेत्र में रद्दी बीनने वालों को रोजगार खतरे में आने का प्रमुख कारण हो गया। अगला प्रश्न है 6ठा बहुवैकल्पिक प्रश्नों में, भूमंडलीकरण के आयाम कौन कौन से होते हैं? इसके कौन कौन से आयाम हैं तो हमने अध्याय में पढ़े थे। तो क्या इसके क विकल्प के रूप में आर्थिक आयाम होते हैं, क्या इसके राजनीतिक आयाम होते हैं, या फिर ग कहता है कि सांस्कृतिक आयाम होते हैं, या घ कह रहा है उपयुक्त सभी आयाम भूमंडलीकरण के होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है कि इसके आर्थिक आयाम भी होते हैं, राजनीतिक आयाम भी होते हैं, और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। तो इस कारण उपयुक्त सभी जो है विकल्प सही है, यानी कि घ विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, बहुचयनात्मक प्रश्नों में आयात पर लगे सभी प्रकार के परिमाणात्मक प्रतिबंध खारिज कर दिए गए, और ऐसा कब हुआ? तो हमारा विकल्प है पहला क अप्रैल 2005 से ऐसा हुआ था, ख विकल्प कहता है मई 2001 से ऐसा हुआ था, ग विकल्प है अप्रैल 2001 से ऐसा हुआ था, और घ है अप्रैल 2000 से ऐसा हुआ था। तो हम सभी जानते हैं आयात पर लगे सभी प्रकार के परिमाणात्मक प्रतिबंध खारिज कर दिए गए थे अप्रैल 2001 से। तो इस प्रकार से ग विकल्प जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बहुचयनात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 8, सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन को क्या कहा गया है? क निजीकरण,
ख उदारीकरण, ग भूमंडलीकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ख उदारीकरण जो है सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ख विकल्प जो है सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं आगे अति लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला अति लघुतरात्मक प्रश्न है भूमंडलीकरण का अर्थ समझाइए। तो इस प्रकार से हमें भूमंडलीकरण के अर्थ के बारे में बताना है। तो उत्तर है भूमंडलीकरण से आशय है सामाजिक और आर्थिक संबंधों का तमाम दुनिया में विस्तार होना। तो इस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक संबंधों का तमाम दुनिया में विस्तार ही भूमंडलीकरण कहलाता है। अगला अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, IMF का पूरा नाम क्या है? तो हमें बताना है IMF का पूरा नाम। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वह IMF का पूरा नाम है। तो IMF का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अगला अति लघुतरात्मक प्रश्न, WTO का पूरा नाम क्या है? तो हमें WTO का पूरा नाम इसमें बताना है। तो इसका उत्तर है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन जो है इसका पूरा नाम है। तो इस प्रकार से WTO का पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन अथवा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 अति लघुतरात्मक प्रश्नों में, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। तो इसका सही उत्तर है भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, ILO का पूरा नाम बताइए। तो हम जानते हैं ILO भी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका उत्तर है ILO का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्नों में छठा, EU का पूरा नाम बताइए। तो हम सभी जानते हैं EU क्या है? EU का मतलब है यूरोपीय यूनियन या फिर यूरोपीय संघ जो है हिंदी में इसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से EU का पूरा नाम यूरोपीय संघ अथवा यूरोपीय यूनियन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, भूस्थानीकरण का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर है भूस्थानीकरण का अर्थ है भूमंडलीय के साथ स्थानीय का मिश्रण हो जाना। तो इस प्रकार से भूमंडलीय के साथ स्थानीय का मिश्रण करना ही भूस्थानीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्नों में 8वां प्रश्न है, संस्कृति के भूमंडलीकरण का क्या आशय है? तो हमें बताना है संस्कृति का भूमंडलीकरण क्या होता है। तो संस्कृति के भूमंडलीकरण का आशय है सांस्कृतिक प्रभावों के प्रति खुला नजरिया रखना ही संस्कृति का भूमंडलीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, वित्तीय व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय व्यापार के प्रमुख केंद्र बताने हैं। तो हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंदन, टोक्यो और न्यूयॉर्क जो है वित्तीय व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं। तो इसका उत्तर है न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन जो है वित्तीय व्यापार के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, सार्क से आपका क्या आशय है? तो सार्क का आशय है जिसका कि भारत भी क्या है? सदस्य है। सार्क का आशय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो इस प्रकार से सार्क के बारे में भी हमने जाना, यह क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसका भारत भी सदस्य है। अब हम शुरू करते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों को। हमारा पहला लघुतरात्मक प्रश्न है, बाजार को खुला कर देने और अनेक उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा देने के क्या परिणाम सामने आए? तो इसका उत्तर है बाजार को खुला कर देने और अनेक उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटा देने से दुनिया के भिन्न भिन्न भागों से उत्पादित वस्तुएं देश की दुकानों पर मिलने लगी हैं और हम इन्हें आसानी से खरीद भी सकते हैं। तो इस प्रकार से दुनिया की विभिन्न वस्तुओं को हम अपने आसपास की दुकानों पर खरीद पा रहे हैं। यह क्या है? बाजार को खुला कर देने और अनेक उत्पादों पर आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा देने का परिणाम है। अगला प्रश्न है दूसरा,
वित्त के भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है? तो हम कहते हैं उत्तर में, वित्त का भूमंडलीकरण प्रमुख रूप से सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के कारण हुआ है, जिसकी वजह से अरबों खरबों डॉलर जो हैं कुछ ही सेकंड में हम एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं। तो एकीकृत वित्तीय बाजार भूमंडलीय आधार पर कुछ ही क्षणों में अरबों खरबों डॉलर का लेन देन कर देते हैं। तो यह किसका परिणाम है? यह वित्त के भूमंडलीकरण का ही परिणाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। भूमंडलीकरण शब्द को परिभाषित कीजिए। भूमंडलीकरण का तात्पर्य बताइए। तो सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों का तमाम दुनिया में विस्तार, जिसके कारण विभिन्न लोगों, क्षेत्रों तथा देशों के मध्य अंतःनिर्भरता की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से हमने जाना भूमंडलीकरण क्या होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। आर्थिक सुधार किसे कहते हैं? किसी देश के व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और वित्तीय नियमनों को हटा देना और हटा देने के उपायों को ही आर्थिक सुधार कहा जाता है, जैसा कि भारत में भी हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। समाजशास्त्र भूमंडलीकरण के किन परिणामों का अध्ययन करता है? तो हमें हमारे विषय के बारे में बताना है कि हम भूमंडलीकरण के कौन से पक्षों को जानते हैं, समझते हैं और अध्ययन करते हैं। तो समाजशास्त्र भूमंडलीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक परिणामों के साथ साथ व्यक्ति और समाज के सूक्ष्म और स्थूल, व्यष्टि और समष्टि, स्थानीय और भूमंडलीय के बीच के संबंधों का भी अध्ययन करता है। तो हमने जाना समाजशास्त्र भूमंडलीकरण का अध्ययन और उसके परिणामों का अध्ययन किस तरीके से करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। दिसंबर 2002 में मोबाइल ग्राहकों की संख्या कम क्यों थी? तो हम जानते हैं उस समय पर मोबाइल हैंडसेट जो थे उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, इस कारण ऐसा था। तो उत्तर है दिसंबर 2002 में मोबाइल ग्राहकों की संख्या कम इसलिए थी क्योंकि मोबाइल हैंडसेटों की कीमत और मोबाइल टेलीफोनों की शुल्क दरें बहुत ज़्यादा थी, बहुत ऊंची थी, ऐसा इसलिए था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7। पारराष्ट्रीय निगम कंपनियां क्या हैं, उनके बारे में बताना है। तो उत्तर है पारराष्ट्रीय निगम ऐसी कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं अथवा बाजार सेवाएं प्रदान करती हैं। ये कंपनियां छोटी फर्में भी हो सकती हैं और विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन क्या है? तो हमें अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के बारे में बताना है। उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन स्वतंत्र संगठन होते हैं क्योंकि यह गैर सरकारी हैं जो नीतिगत निर्णय लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं उदाहरण के रूप में ग्रीन पीस की, दी रेड क्रॉस और एमनेस्टी इंटरनेशनल आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की। अगला प्रश्न निबंधात्मक प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है भूमंडलीकरण के प्रभाव को सिनेमा, कार्य तथा विवाह के क्षेत्र में बताना है। यानी कि भूमंडलीकरण का प्रभाव सिनेमा पर क्या पड़ा, कार्य पर क्या पड़ा और साथ ही साथ हमारी भारतीय संस्था विवाह पर क्या पड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिनेमा पर भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या रहा और कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम उसको पढ़ेंगे। तो अ के अंतर्गत हम देख रहे हैं सिनेमा पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। सबसे पहला हम देखते हैं कि सिनेमा जो कहानियां हैं वह किस प्रकार से बदल गई हैं, किसकी वजह से, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के बाद से। तो जब भूमंडलीकरण बहुत कम था उस समय की फिल्मों की कहानियां स्थानीय रहती थीं, पर कभी कभी उनमें विदेशी दृश्य भी देखने को मिलते थे। आज जब भूमंडलीकरण पूरी तरीके से आ चुका है तो हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण फिल्मों में बहुत परिवर्तन आया है। आज की फिल्मों की कहानियां भी देश विदेशों की फिल्मों की भांति उनकी कहानियों से ही प्रभावित हो रही हैं। यानी देश विदेश की पृष्ठभूमि से हमारी फिल्में भी प्रभावित होने लगी हैं, जो अधिकांश भारतीय संस्कृति के विपरीत हैं, भारतीय संस्कृति से अलग हैं। अगला बिंदु है कि हमारी सिनेमा पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो हमारी जो सिनेमा की तकनीक है उसमें भी परिवर्तन आया है। हमारी सिनेमा की तकनीक पर क्या प्रभाव आया है? तो फिल्मों में तकनीक पहले बहुत कम होती थी। स्टंट के दृश्य, गानों के दृश्य में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कभी कभी इन दृश्यों को फिल्माने में दुर्घटना भी घटित हो जाती थी, जैसे कि हम मदर इंडिया फिल्म में देखते हैं।
तो उसमें आग के दृश्य में दुर्घटना घट गई थी। आज फिल्मों के दृश्यों में सजीवता लाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से वास्तविक रूप से कई दृश्यों को नहीं फिल्माया जाता, बल्कि कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के प्रयोग से जो है दृश्यों को बनाया जाता है। इसके अलावा भूमंडलीकरण का प्रभाव सिनेमा पर यह पड़ा है कि अब जो सिनेमा है उसमें हमारी भारतीय परंपराओं को कम दिखाया जा रहा है। तो भारतीय परंपराओं का घटता प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। ये फिल्में अधिकांश जाति, धर्म, परंपरा, शास्त्रीय संगीत से दूर होती जा रही हैं। यानी हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पुट इनमें अब कम देखने को मिलता है। अगला बिंदु है विदेशी कहानियां, दृश्यों तथा अभिनेताओं का अब इसमें प्रवेश होने लगा है। तो आज की जो भारतीय सिनेमा है उसमें हमें विदेशी अभिनेता और अभिनेत्री देखने को मिलते हैं, विदेशी कहानियां और दृश्य भी देखने को मिलते हैं। आज की फिल्मों में विदेशी कहानियां, विदेशी अभिनेता, जैसे कि हम बात कर सकते हैं फिल्म प्रोवोक की विदेशी अभिनेत्री, जिसका उदाहरण है काइट्स फिल्म, को लिया जाता है और फिल्मों की शूटिंग भी अधिकांश विदेशी लोकेशन पर होती है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि हमारी भारतीय सिनेमा को विभिन्न भाषाओं में बनाया जा रहा है। फिल्मों का प्रदर्शन विभिन्न भाषाओं में किया जाने लगा है। तो भूमंडलीय प्रभाव के कारण ही आज बच्चों की फिल्में, कार्टून फिल्में, कॉमेडी फिल्में, सामाजिक तथा प्रेम फिल्में एक ही साथ कई भाषाओं में बनाई जाती हैं। इसके अलावा अन्य प्रभाव की यदि हम बात करें तो भूमंडलीकरण के सिनेमा पर कुछ अन्य प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है संगीत और नृत्य के रूप, प्रस्तुतिकरण की शैलियाँ, प्राकृतिक तथा अन्य दृश्यों, फिल्मी सेट्स आदि दूसरे देशों की फिल्मों से लिए जा रहे हैं और भूमंडलीय स्तर पर फिल्म उद्योग से संबंधित लोगों के मस्तिष्कों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा भूमंडलीकरण के कारण सूचना तकनीक में आए परिवर्तन, फोटोग्राफी, म्यूजिकल साधनों, कैमरा आदि में आए नवीन परिवर्तनों ने सिनेमा पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसने सिनेमा निर्माताओं के लिए विस्तृत और व्यापक बाजार खोल दिए हैं तथा लोगों को भी अपनी इच्छा तथा विचारों के अनुसार बहुत सारी फिल्में देखने के विकल्प मिल गए हैं। अब हम देखते हैं हमारे प्रश्न के दूसरे भाग को कि भूमंडलीकरण का प्रभाव कार्य पर किस प्रकार से पड़ा है। तो देखते हैं कार्य पर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ा है। तो हम देखते हैं भूमंडलीकरण के कारण आज अधिकांश घरेलू कार्य जो है मशीनों के माध्यम से होने लगे हैं और वे मशीनें जो पहले केवल विदेशों में पाई जाती थी अब प्रत्येक भारतीय के घर में देखने को मिलती है और इसका परिणाम महिलाओं पर भी हमें देखने को मिलता है कि अब महिलाओं को अधिक समय मिलने लगा है और वह घरेलू कार्यों से मुक्त होने लगी हैं और अपने प्रतिभा को निखारने में उनका समय जाने लगा है। साथ ही साथ वह परिवार को अधिक समय देने लगी हैं। तो हम बात करते हैं कार्य पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। भूमंडलीकरण के कारण आज अधिकांश घरेलू कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। जो मशीनें पहले विदेशों में ही थी वे आज लगभग हर भारतीय परिवार में मिल जाती हैं। उदाहरण, चटनी व मसाले जो पहले हाथ से पीसे जाते थे वे आज मिक्सी के माध्यम से पीसे जाते हैं। बर्तन, डिश वॉशर तथा कपड़े वॉशिंग मशीन से धोए जाते हैं। सफाई वैक्यूम क्लीनर से की जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या कह रहे हैं कि मशीनों का प्रयोग अब धीरे धीरे बढ़ गया है। घरेलू कार्य में मशीनों के प्रयोग ने भारतीय नारी को बहुत प्रभावित किया है। जो भारतीय नारी पहले दिन भर घर के कार्यों में लगी रहती थी वो आज अपना घरेलू कार्य कुछ घंटों में ही पूरा कर लेती हैं। बचे हुए समय में वह नौकरी करती हैं, ट्यूशन पढ़ाती हैं और कई अन्य व्यवसाय भी कर पा रही हैं। अब हम देखते हैं हमारे प्रश्न के तीसरे हिस्से में पूछा गया है विवाह की संस्था पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो भारतीय संस्था, भारतीय सामाजिक संस्था के रूप में हम विवाह का अध्ययन करते हैं। विवाह प्राचीन समय में बहुत अलग होते थे, उनके उद्देश्य अलग होते थे, उनको निभाने का तरीका अलग होता था और जीवन साथी चुनने का तरीका भी अलग था। लेकिन जैसे ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आती है तो भारतीय सामाजिक संस्था विवाह भी इससे अछूती नहीं रहती है और विवाह के क्षेत्र में भी कई सारे परिवर्तन आए हैं। देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है विवाह पर। विवाह पर भूमंडलीकरण के प्रभाव को निम्न बिंदुओं के तहत हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। सबसे पहला, विवाह में जाति संस्था का घटता प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यानी
पहले के विवाहों में और वर्तमान के विवाहों में हमें यह अंतर देखने को मिलता है कि अब जाति संस्था जो है वह थोड़ी थोड़ी शिथिल होती जा रही है। उसको जो महत्व पहले दिया जा रहा था विवाह के अंतर्गत, वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भूमंडलीकरण के प्रभाव से विवाह संस्था भी अछूती नहीं रही है। भारत में भी उच्च वर्ग की यदि बात की जाए तो उच्च वर्ग में अब विवाह जाति धर्म के आधार पर नहीं हो रहे, और यह परिवर्तन केवल वर्गों में भी उच्च वर्ग में हो रहा है, बल्कि अब जाति धर्म के स्थान पर वर्ग को महत्व दिया जा रहा है। आज अधिकांश बड़े शहरों में विवाह में जाति धर्म को कम देखा जाता है, बल्कि लड़के और लड़की की शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। वह क्या नौकरी करते हैं उसको महत्व दिया जा रहा है, उनके चरित्र पर ध्यान दिया जा रहा है और गुणों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो कि एक बड़ा परिवर्तन है। लेकिन जाति और धर्म की संस्था को ना मानना, केवल उच्च वर्ग में यह परिवर्तन देखने को मिलता है, जबकि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में यह परिवर्तन अभी भी नहीं आया है। इसके अलावा जो दूसरा परिवर्तन हमें विवाह के संस्कृति में देखने को मिलता है कि विवाह को अब एक संस्कार नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक समझौता माना जाने लगा है। तो एक समझौता मानने की तरफ अब जो है चलन बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारतीय संस्कृति में जो विवाह एक संस्कार माना जाता था, वह अब एक समझौता माना जाने लगा है, अर्थात पति पत्नी की न बनने की स्थिति में तलाक लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा विवाह कराने वाले माध्यमों में भी अब परिवर्तन आया है। पहले यह व्यक्तियों के माध्यम से मध्यस्थता के द्वारा विवाह करवाए जाते थे, लेकिन अब इंटरनेट का प्रयोग बढ़ता हुआ दिखाई देता है। संचार के साधनों के माध्यम से भी विवाह होते दिखते हैं। तो पहले विवाह किसी व्यक्ति के माध्यम से होते थे, आज विवाह इंटरनेट अखबार के माध्यम से होते हैं, जो कि एक बड़ा परिवर्तन है भूमंडलीकरण के प्रभाव के रूप में। अगला परिवर्तन हमें विवाह में देखने को मिलता है वैवाहिक खर्च में अब परिस्थिति और फैशन प्रदर्शन पर जोर दिया जाने लगा है। विवाह में किया जाने वाला खर्च व्यक्ति की समाज में परिस्थिति निर्धारित करता है, यानी कि जिस प्रकार का खर्च किसी भी विवाह में किया जाएगा, उसी से समाज में व्यक्ति का परिस्थिति निर्धारित होगी, उसका स्टेटस निर्धारित किया जाता है। तो विवाह में किया जाने वाला खर्च व्यक्ति की समाज में परिस्थिति निर्धारित करता है। विवाह में किस प्रकार की सजावट की जा रही है, व्यंजनों की वैरायटी कितनी है, ज्वेलरी कैसी है, कपड़ों पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। अब विवाह समाज में पुरुष महिलाओं के वस्त्र, ज्वेलरी, बड़ी बड़ी गाड़ियों के प्रदर्शन का माध्यम बनता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 में देखा भूमंडलीकरण का प्रभाव सिनेमा पर, कार्य पर और भारतीय संस्था विवाह पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, एक भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण क्या हैं, चर्चा कीजिए। तो हम देखते हैं भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण, जिसमें हमारा पहला बिंदु है उदारीकरण की आर्थिक नीति इसमें देखने को मिलती है। भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है उदारीकरण की आर्थिक नीति। भूमंडलीकरण में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का विश्व भर में विस्तार सम्मिलित है। यह विस्तार जो है कुछ आर्थिक नीतियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे उदारीकरण की आर्थिक नीति कहा जाता है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा पहले से अपनाई जा रही नीति पर अब विराम लग गया है और इस अर्थव्यवस्था में उदारीकरण आने लगा है। उदारीकरण से आशय है भारतीय व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और वित्तीय नियमनों को अब हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से भारत में उदारीकरण देखने को मिलता है। इन उपायों को ही हम आर्थिक सुधार भी कहते हैं। इसके अलावा हमें पारराष्ट्रीय निगम की भूमिका भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था का दूसरा प्रमुख लक्षण क्या है, अर्थव्यवस्था में पारराष्ट्रीय निगमों की भूमिका बढ़ना। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं या फिर बाजार सेवाएं प्रदान करती हैं। ये अपेक्षाकृत छोटी फर्में भी हो सकती हैं और बड़े बड़े विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं। ये भूमंडलीय बाजारों तथा भूमंडलीय मुनाफों की ओर अभिमुखित होती हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था एक अन्य कारक है जो एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। कंप्यूटर माउस को दबाने मात्र से ही बैंक, निगम, निधि प्रबंधक और निवेशकर्ता अपनी निधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इधर से उधर भेज
सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था भी देखते हैं भूमंडलीय अर्थव्यवस्था के कारक के रूप में, एक लक्षण के रूप में। इसके अलावा भार रहित अर्थव्यवस्था या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था की बात भी भूमंडलीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत की जाती है। तो भूमंडलीय अर्थव्यवस्था अब प्राथमिक रूप से कृषि या उद्योग पर निर्भर नहीं है और यह एक भार रहित अर्थव्यवस्था है। यह एक भार रहित अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पाद किस पर आधारित हैं? सूचना पर आधारित हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मीडिया, मनोरंजक उत्पाद तथा इंटरनेट आधारित सेवाएं। तो यह क्या है? यह सभी सीधे उत्पादन नहीं करते हैं जैसे कि कृषि में उत्पादन होता है या उद्योग में उत्पादन होता है, बल्कि यह सभी सूचना पर आधारित होते हैं। भूमंडलीय अर्थव्यवस्था भार रहित अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ यह ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था भी है। ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था में अधिकांश कार्यबल वस्तुओं के डिजाइन में लगा रहता है, वस्तुओं के विकास में लगा रहता है, वस्तुओं की प्रौद्योगिकी, विपणन, बिक्री और सर्विस आदि में लगा रहता है, ना कि वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन तथा वितरण में। इसके अलावा हमें भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में वित्त का भूमंडलीकरण होते हुए भी दिखता है। सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के कारण पहली बार वित्त का भूमंडलीकरण हुआ है। भूमंडलीय आधार पर एकीकृत वित्तीय बाजार इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कुछ ही क्षणों में अरबों खरबों डॉलर के लेन देन कर डालते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 निबंधात्मक प्रश्नों में संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो भूमंडलीकरण का प्रभाव सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब इस प्रश्न में हमें संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव को बताना है। तो उत्तर है संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। हमारा पहला बिंदु है भूमंडलीकरण के प्रभाव से संस्कृति समृद्ध हो रही है। भूमंडलीकरण संस्कृति को समृद्ध करता है। युगों से भारत सांस्कृतिक प्रभावों के प्रति खुला नजरिया अपनाए हुए है, खुला दृष्टिकोण अपनाए हुए है और इसी के फलस्वरूप वह सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध होता जा रहा है। सौभाग्य से आज भी हम अपनी परंपरागत खुली अभिव्यक्ति अपनाए हुए हैं। इसके अलावा हमें सजातीकरण भी देखने को मिलता है, यानी संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के अंतर्गत हमें सजातीकरण भी देखने को मिलता है, यानी कि अब विश्व की सभी संस्कृतियां जो हैं वह इतनी घुल मिल गई हैं कि उनमें समानताएं नजर आने लगी हैं। तो मुख्य रूप से यह दावा किया जाता है कि भूमंडलीकरण के प्रभाव स्वरूप सभी संस्कृतियां एक समान यानी सजातीय हो जाएंगी। इसके अलावा हमें संस्कृति में भूस्थानीकरण की अवधारणा भी देखने को मिली है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भूमंडलीकरण के प्रभाव स्वरूप संस्कृति के भूस्थानीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अक्सर विदेशी फर्मों द्वारा अपना बाजार बढ़ाने के लिए स्थानीय परंपराओं के साथ व्यवहार में लाई जाती है और इसका उदाहरण है भारत के टीवी चैनल या फिर विदेशी नेटवर्क, जिन्होंने भारत में आकर भारत में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भारतीय दर्शकों के अनुसार ही कार्यक्रम बनाने प्रारंभ कर दिए, जैसे कि स्टार चैनल। तो स्टार चैनल ने भारतीयों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए भारतीयों की पसंद के ही कार्यक्रम बनाए हैं। तो यह क्या है? यह भूस्थानीकरण का ही उदाहरण है और भूस्थानीकरण भूमंडलीकरण का परिणाम है। तो इस प्रकार से भारत में हम यह देखते हैं कि स्टार, MTV, चैनल वी और कार्टून नेटवर्क जैसे सभी विदेशी टेलीविजन चैनल भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने लगे हैं। तो यह क्या है? यह भूस्थानीकरण का उदाहरण है। अब हम देखते हैं संस्कृति का अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक होना भी भूमंडलीकरण का प्रभाव है हमारी संस्कृति पर। भूमंडलीकरण के प्रभाव स्वरूप महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण और अलोकतांत्रिक सोच को दूर करने पर बल दिया जाता है, यानी कि महिलाओं के प्रति भी उदारवादी रवैया देखने को मिल रहा है। इस प्रकार भूमंडलीकरण के प्रभाव स्वरूप संस्कृति अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक रूप धारण करती जा रही है। साथ ही साथ हमें उपभोग की संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, यह भी देखने को मिल रहा है। तो भूमंडलीकरण के प्रभाव स्वरूप उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। इसके प्रभाव स्वरूप कला, खाद्य, फैशन,
संगीत, पर्यटन आदि सांस्कृतिक उपभोग अधिकतर नगरों की वृद्धि को एक आकार प्रदान कर रहे हैं। यानी कि नगरों की वृद्धि हो रही है और नगरों के आकार में भी बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसा इसलिए है कि मनुष्य की उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वह बढ़ रही है। मनुष्य जो है कला, खाद्य, फैशन, संगीत, पर्यटन आदि में दिखावा पसंद करने लगा है। और दिखावे की जो चीजें हैं उसे कहाँ प्राप्त हो सकती है? शहरों में प्राप्त हो सकती हैं। इस कारण गांवों से और कस्बों से पलायन हो रहा है नगरों की तरफ। इस कारण नगरों में भी वृद्धि हो रही है और नगरों के आकार भी बढ़ रहे हैं। तो यह किसका परिणाम है? यह भूमंडलीकरण का परिणाम है, जिसमें कि हमें अब उपभोग की संस्कृति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगला बिंदु है अनेक स्वदेशी शिल्प, साहित्यिक परंपराओं और ज्ञान व्यवस्थाओं को अब खतरा महसूस होने लगा है। यानी स्थानीय शिल्प, स्थानीय विशेषताओं को अब खतरा महसूस होने लगा है। भूमंडलीकरण के प्रभाव स्वरूप अनेक स्वदेशी शिल्प जो हैं, साहित्यिक परंपराएं और ज्ञान व्यवस्थाओं को खतरा उत्पन्न हो रहा है। आधुनिक विकास ने परंपरागत शिल्प व्यवसायों में अपनी घुसपैठ बना ली है तथा परंपरागत शिल्प उससे प्रतियोगिता करने में अपने को सक्षम नहीं पा रही है। यानी कि हमारे जो परंपरागत शिल्प हैं, जो विशेषताएं हैं, जो भारतीय सभ्यता है, वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ में प्रतियोगिता करने में सक्षम नहीं हो पा रही। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि शिल्पकार जो हैं हमारे भारत के, वो बेरोजगार हो रहे हैं। यही नहीं, परंपरागत ज्ञान व्यवस्थाओं के विभिन्न रूपों को कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पेटेंट कराए जाने के प्रयत्नों से भी हमें खतरा उत्पन्न होने लगा है। तो इस प्रकार से हमने देखा भूमंडलीकरण का प्रभाव हमारी संस्कृति पर क्या पड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 निबंधात्मक प्रश्नों में भूस्थानीकरण क्या है? क्या यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनाई गई बाजार संबंधी रणनीति है अथवा वास्तव में कोई सांस्कृतिक संश्लेषण हो रहा है? चर्चा कीजिए। तो भूस्थानीकरण का अर्थ है, भूस्थानीकरण का अर्थ है भूमंडलीय के साथ स्थानीय का मिश्रण हो जाना। यह पूर्णतः स्वतः प्रवर्तित नहीं होता और न ही भूमंडलीकरण के वाणिज्यिक हितों से इसका पूरी तरह संबंध विच्छेद किया जा सकता है। हाँ, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनाई गई बाजार संबंधी रणनीति है जो अक्सर विदेशी फर्मों द्वारा अपना बाजार बढ़ाने के लिए स्थानीय परंपराओं के साथ व्यवहार में लाई जाती हैं। उदाहरण के लिए भारत में स्टार, MTV, चैनल V और कार्टून नेटवर्क जो है सभी विदेशी टेलीविजन भारतीय भाषाओं में जो है कार्यक्रम बना रहे हैं, भारतीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स की यदि हम बात किया जाए तो मैकडॉनल्ड्स भी भारत में आकर रेस्टोरेंट खोलता है और यहाँ पर भारतीय व्यंजनों को परोसता है, बेचता है। तो यह भी क्या है? भूस्थानीकरण का ही उदाहरण है। मैकडॉनल्ड्स भी भारत में अपने निरामिष और चिकन उत्पाद ही बेचता है, गौमांस के उत्पादन नहीं बेचता, जो विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। और इसी प्रकार से यदि संगीत के क्षेत्र की बात की जाए तो संगीत के क्षेत्र में भी भांगड़ा पॉप, इंडी पॉप, फ्यूजन म्यूजिक, यहाँ तक कि रीमिक्स गीतों की बढ़ती लोकप्रियता को देखा जा सकता है। लेकिन इससे भूमंडलीकरण के फलस्वरूप कुछ स्थानीय परंपराओं के विकास के साथ साथ भूमंडलीकरण परंपराएं भी निर्मित हो रही हैं। तो इस प्रकार से हमने आज अध्याय 6 के प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न समाप्त किए हैं। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।